हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के इतिहास के चौथे लेसन का तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि वनों के जब नियम बन जाते हैं तो खेती प्रभावित होती है, यानी कि जो स्लीपर्स, साल, सागौन की लकड़ियां जो बनती थी, जो वहाँ पे पेड़ उगाए जाते थे, तो बहुत मात्रा में जो घुमंतू खेती वाले होते थे उन पेड़ों को काट देते थे। तो इससे जो इमारती लकड़ी होती थी वो नष्ट होती थी, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जंगल ने कानून बनाया और वन अधिनियम चला दिया, जिससे घुमंतू खेती बहुत प्रभावित होती है। और जो जंगल पे आश्रित होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। न उन्हें खेती करने की मिलती है और न उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मिल पाती हैं, और वे पशु चराने के लिए भी उन्हें जंगलों से हटा दिया जाता है। आज का हमारा पाठ है शिकार की आज़ादी किसे थी, यानी कि किन लोगों को शिकार करने की आज़ादी थी। करा कि जंगल संबंधित नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया, यानी कि जो जंगल संबंधित कानून थे। वन कानून के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे, और यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। यानी कि जो एक सदियों से चली आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पारंपरिक प्रथा थी, अब वह एक गैर कानूनी हो गई थी, यानी कि अब वो कानून के खिलाफ हो गया था। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकारों से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का खेत एक खेल बन गया, यानी कि एक शौक बन गया बड़े जानवरों का शिकार करना। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा भी रहा था, और अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया भी गया है। और अक्सर करके हम मूवीज में भी देखते हैं, जो पारंपरिक और राजा महाराजाओं और जो मूवी बनते हैं उसमें हम देखते भी हैं कि किस तरीके से लोग शिकार खेलने जाते हैं। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा दी गई कि प्रजातियां, यानी कि अब उस समय अभी भी कुछ लोग हम देखते हैं कि गैर कानूनी जब शिकार करते हैं तो उन्हें बहुत सारे हर्जाने भी भरने पड़ते हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। यह एक लड़के का चित्र दिखाया गया है जो मछली मारने वाला लड़का है। करा कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं और बहुत ही जल्द वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना और खेती करना सीख जाते हैं। करा कि बहुत सारी प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई, यानी कि जो शिकार खेलने वाले थे वह धीरे धीरे लुप्त हो गए। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है। नेपाल में शिकार के बाद लार्ड रीडिंग जो फोटो में मृत भागों की गिनती कर रहे हैं, यानी कि शिकार के समय वहां पे जानवरों को गिराया गया है। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार का यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। और 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ और 1,50,000 तेंदुए, लमसम 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए, और धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल के ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था, और प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे, यानी कि वो सुरक्षित किए गए कि इसमें लोग शिकार आकर के खेलेंगे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि जो दार्शनिक थे और जो संरक्षणवादी थे, उन्होंने कहा कि इन जितने भी जानवर हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है, न कि इनको मारा जाए। अब आता है नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं कि किस तरीके से नए व्यापार शुरू हुए, नए रोजगार और नई सेवाएं सामने आई। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़ करके वन उत्पादनों का व्यापार करने लगे।
यानी कि जो परंपरागत पेशे थे, चाहे वो शिकार करना हो चाहे किसी भी तरीके का हो, तो क्या कि उससे छोड़ करके नए उत्पादन यानी कि वन उत्पादन में काम करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह करके मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मनकुदुरुक समुदाय के लोग ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया और कालांतर में व्यापार चौकियों की ओर से नीचे उतर आए, पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी, यानी कि जो वन हिंदुस्तान वो कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी, यानी कि उसको उस काम के लिए सौंप दिया और स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पे बंदी से लगा दिया, यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्हें शिकार करने और पशुओं को चराने के लिए जंगलों में रोक दिया, यानी कि उन्हें जंगल में जाने नहीं देते थे। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंट के कोरावा, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे और इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसर का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों ही भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठा करके भर्ती तो कर लिया जाता, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी, यानी कि उन्हें जबरदस्ती भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन उनको कब जाना है और कब नहीं जाना है ये निश्चित नहीं होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है वन विद्रोह। ये किस तरीके से वन विद्रोह हुए। करक हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिंधु और कानून, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में असुली सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी कि बस्तर रियासत 1910। अब आता है बस्तर के लोग। कि बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है और बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है और इस पठार के उत्तर में दक्षिण छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, मुरवा, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं, यानी कि ये जितने नाम है ये आदिवासियों के नाम हैं, ये आदिवासी लोग हैं। अलग अलग जबाने हैं, यानी कि आवाज भाषा बोलने वाले बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और वे बदले में प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा भी चढ़ाते थे और धरती के अलावा नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते थे, यानी कि वो प्रकृति के चीजों को एक अपने देवी देवता के रूप में मानते थे कि इन्हीं की बदौलत हम जीवित हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए वे लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं और वे देवसारी, डांड या मान कहा जाता था, यानी कि जितने
समुदाय के लोग रहते थे उनका अपना एरिया बटा होता था। अगर वो दूसरे एरिया से कुछ सहायक सामग्री लेते थे तो उसका शुल्क यानी कि पैसा देते थे। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते थे। उन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने यानी कि गांव का समूह के गांव के मुखिया जुटते थे और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पे चर्चा भी करते थे। अब है नेक्स्ट लोगों के भय, यानी कि लोगों का भय कहाँ था। करा कि औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए और कुछ गांवों को आरक्षित वनों से इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। यानी कि अगर वो जंगलों से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो वह जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं वो उसके लिए जो भी वन विभाग का काम होगा वो उसे मुफ्त में करेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथ बेगार और चीजों के निरंतर मांग से त्रस्त हो गए। इसके बाद भयानक अकाल का दौरा आया और पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में फिर वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। यानी कि जब भयानक अकाल पड़ा तो जो वन अधिकारी थे, जो वन आरक्षण थे, वो एक चिंगारी का काम किया। देखिए कैसे लोगों के बाजारों में त्योहारों के मौके पे और जहाँ कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पे चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कागेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम से सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव में गुंडाधूर को इस आंदोलन की एक अहम खासियत मानते थे। और फिर 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेरे, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव में इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी जाती थी और बाजार लूटे गए। अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को भी लूटा व जलाया गया। फिर अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े रहते थे। और इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अदलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। यानी कि उन्होंने एक फर्जी का लिखा कि ये जितने भी पुलिस वाले व्यापारी जंगल के हैं वह जगदलपुर में चले आ रहे हैं। अंग्रेजों के बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेज दिए। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीफ लोगों पे कोड़े बरसाने और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे और ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। और फिर अंग्रेजों से फिर नियंत्रण पाने में 3 महीने यानी कि फरवरी से मई तक लग गए। फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। फिर बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। और फिर 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग में लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों ने विद्रोह के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया। तो इस तरीके से हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।